हेलो एवरीवन। आज हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग में कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, वो क्यों आते हैं और उनको अवॉइड्स करने के लिए क्या किया जा सकता है वेल्डिंग में, एंड उनके रेमेडीज़ क्या क्या है, मतलब डिफेक्ट्स आने के बाद उनका रिवर्क कैसे किया जाता है। पहले इनपरफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स समझ के लेंगे। तो इनपरफेक्शंस क्या है? It is the any deviations occurs in the welding from the ideal weld. ओके, मतलब ये हमारा आइडियल वेल्ड है। तो इसके अलावा वेल्डिंग में जो कुछ भी अलग दिख रहा है वो है इनपरफेक्शंस। ओके, एंड डिफेक्ट्स क्या है? इट इज़ द अनएक्सेप्टेबल इनपरफेक्शंस। जो इनपरफेक्शंस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको हम डिफेक्ट्स के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम एक एक डिफेक्ट सब कुछ। मिसअलाइनमेंट मतलब दो बेस मेटल के बीच में फॉर्म होने वाला वेल्ड जॉइंट अगर कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है तो उसी को हम मिसअलाइनमेंट बोलते हैं। मिसअलाइनमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द केयरलेस वेल्डिंग फिटअप एंड द अनइवन प्लेट थिकनेस। वेल्डिंग फिटअप के समय अगर वेल्डर ने अच्छा ध्यान देकर वेल्डिंग का फिटअप नहीं किया तो भी ये डिफेक्ट्स ऑकर हो सकता है। और अनदर इसका रीज़न है अनइवन प्लेट थिकनेस। अगर अनइवन प्लेट का थिकनेस है, समझो इसका 5 mm है और इसका 8 mm है, ये नॉर्मली फॉर्म होता है शेल और डिसेंट के सी सर्कमफरेंशियल जॉइंट में। ओके, तो ये दो मेन रीज़न है मिसअलाइनमेंट फॉर्म होने के। इसमें अभी देखिए, जो फर्स्ट वाला मिसअलाइनमेंट का डिफेक्ट का कॉज है, जो वेल्डिंग फिटअप के समय द केयरलेस वेल्डिंग फिटअप के वजह से ऑकर होता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम विद द चेकिंग ऑफ स्ट्रेटनेस एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग फिटअप। ओके, और अगर ये फॉर्म हो गया तो उसको रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राइंडिंग, एंड उसको मैच कर सकते हैं एक लेवल में ऐसे। अभी ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है पोर्शन, इसको ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंड करके इसको ऐसे मैच कर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरकट। अभी अंडरकट इज डिफाइंड एज द पोर्शन विच इज अनफिल्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। ओके, दिस पिक्चर गिव्स द प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द अंडरकट। ये दिख रहा है ना आपको, ये जो टो साइड का अनफिल्ड एरिया है इसी को हम बोलते हैं अंडरकट। ओके, अंडरकट इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ वेल्डिंग सेंटर लाइन, हाई एम्पियरेज करंट पासेस, वेल्डिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द रस्ट। ओके, undercut can be prevented by cleaning of the plate before welding, setting proper amperage and the training given to the welder. As per the undercut dimension, select the smaller diameter, that is low hydrogen electrode, and the weld undercut portion by preheating the same. Okay, ये अंडरकट को करेक्टिव एक्शन दिया है, अंडरकट के ऊपर कैसा रिवर्क करना चाहिए वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरफिल। अभी अंडरफिल इट इज़ द अनफिल्ड पोर्शन ऑफ द वेल्ड अबव द बेस प्लेट्स। ये आपका बेस प्लेट है, इसका ये भी प्रिपरेशन किया हुआ है, ये अनदर बेस प्लेट है। अभी आप इसमें वेल्डिंग भरोगे एज पर द स्टैंडर्ड, ये ऐसा टो आना चाहिए और ये प्रॉपर बीड हाइट मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंडरफिल के केस में क्या होता है, ये आपका बेस प्लेट है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी बेस प्लेट है। ओके, तो ये उतना हाइट भी मेंटेन नहीं कर पाता जितना बेस प्लेट का मेन थिकनेस है, और इसी को बोलते हैं हम अंडरफिल पोर्शन। ठीक है, मतलब वेल्डिंग यहाँ तक ही होता है, इसको हम अंडरफिल बोलते हैं।
तो ये पिक्चर में दिखाया है अंडरफिल कैसे एक्चुअल में दिखता है जॉब के ऊपर, ठीक है। इन प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक क्यों कॉज होता है वो दिया है, वेल्डिंग का इम्प्रॉपर टेक्निक्स एंड द हाई स्पीड वेल्डिंग। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बाय द चेकिंग ऑफ बीड हाइट एंड बाय यूजिंग वेल्डिंग गेज, ओके। वेन एवर अंडरफिल इज देयर नीड्स टू रीफिल द वेल्डिंग, इसका करेक्टिव एक्शन दिया है। अगर अंडरफिल कॉज्ड होता है तो उसको प्रॉपर बीड हाइट मेंटेन करके उसको वेल्डिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर तो पता होगा, तो इसी का कंसेप्ट यूज़ किया है। अगर हमारा बीड विड्थ, वेल्डिंग का जो बीड विड्थ है वो अगर स्टैंडर्ड बीड हाइट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सिटी, ओके। और अगर प्रॉपर बीड हाइट भी मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्केविटी, ओके। डेफिनेशन है, इट इज़ द कैविटी और द डोम लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ अ वेल्ड टो ऑब्जर्विंग ऑन अ फिलेट वेल्ड नोन एज द कॉन्केविटी और द कॉन्वेक्सिटी, ओके। ये क्यों कॉज्ड होता है, इम्प्रॉपर एम्पियरेज करंट। और सेम कैसे आता है, ट्रैवल स्पीड में। अगर ट्रैवल स्पीड आपका बहुत ज़्यादा है तो कॉन्केविटी ऑकर हो सकता है, और ट्रैवल स्पीड अगर बहुत कम है तो कॉन्वेक्सिटी ऑकर हो सकता है। इसको रिवर्स कैसे करेंगे, अगर कॉन्केविटी ऑकर होता है तो इसको रिफिल करना पड़ता है वेल्डिंग से, और सेकेंड है कॉन्वेक्सिटी, तो इसको ग्राइंड ऑफ करना पड़ता है अप टू द स्टैंडर्ड बीड हाइट, ओके। नेक्स्ट है एक्सेसिव रेनफोर्समेंट। अभी ये एक्सेसिव रेनफोर्समेंट और पिछले स्लाइड में हमने देखा कॉन्वेक्सिटी, ये सेम ही केस है, बस इसमें क्या होता है एक्सेसिव रेनफोर्समेंट में जो वेल्डिंग जो कंटिन्यूअस अगर अच्छा हो रहा है और बीच में ही कहीं पर हाई पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसको हम एक्सेसिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। मतलब जितना बीड हाइट मेंटेन होना चाहिए उससे कई ज़्यादा बीड हाइट हो जाता है वेल्डिंग का, तो उसको हम एक्सेसिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड्स में दिया है, एक तो 1/16 इंच फॉर द पाइप एंड 1/8 इंच फॉर द प्लेट और द स्ट्रक्चर, इतना उसका रेनफोर्समेंट होना चाहिए। इट इज़ ऑकर ड्यू टू द लो ट्रैवल स्पीड एंड द लो एम्पियरेज, हमने पिछले स्लाइड में ही देखा। फॉर रिपेयर रिमूव द एक्सेसिव रेनफोर्समेंट बाय द ग्राइंडर एंड द स्मूथ द वेल्ड टो, ओके। ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करके ये वेल्ड टो को स्मूथ किया जाता है। नेक्स्ट है ओवरलैप। ओवरलैप क्या है, अभी हमारा ये टो का प्रॉपर एंगल मेंटेन है, ठीक है, और ये हमारा वी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये टो का इतना पोर्शन छोड़कर अगर वेल्डिंग बाहर जा रहा है बेस मेटल पर तो इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप, ठीक है। ये विजुअली भी अच्छा नहीं दिखता है तो इसको रिमूव करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये कॉज क्यों होता है, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स एंड द इलेक्ट्रोड एंगल एंड द ट्रैवल स्पीड। इसको रिमूव करते हैं बाय द यूज़ ऑफ ग्राइंडर एंड द टो को स्मूथ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न थ्रू। अभी बर्न थ्रू ये पिक्चर में देख कर आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि बर्न थ्रू क्या है। When during welding an open hole has been completely melted on a sheet, it is referred as a burn through। मतलब वेल्डिंग के समय दो मेटल हम ज्वाइन करते हैं, उसके बीच में अगर वेल्डिंग करते समय पूरा ऐसा थ्रू होल आ गया, ये पिक्चर में दिखाया ऐसा, तो उसी को हम बोलते हैं बर्न थ्रू, ठीक है। ये नॉर्मली कम थिकनेस वाले शीट मेटल्स में आता है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव हीट इनपुट। अगर आपका हीट इनपुट बढ़ गया तो ऐसे बर्न थ्रू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर रिवर्क कैसे किया जाता है, देखें।
इसको जहाँ पर हमारा बर्न थ्रू ऑकर हुआ है वहाँ पर भी प्रिपेयर किया जाता है और उसको फिर से वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन और इसी को बोलते हैं लैक ऑफ पेनेट्रेशन। When the deposited weld metal does not fill the required depth into the weld joint is known as the incomplete penetration। अभी ये आपका भी प्रिपरेशन है। ठीक है, ये तो बेस मेटल है और आपको इसके ऊपर वेल्डिंग करना है। ठीक है, तो ये वेल्डिंग करते समय जो मेल्टेड मेटल है वो अगर प्रॉपरली इसमें पेनेट्रेट नहीं हुआ तो लैक ऑफ पेनेट्रेशन आता है। ठीक है, तो इसमें ड्राइंग में दिखाया है पिक्चर में, यहाँ पर पेनेट्रेशन आया है और इतना पोर्शन में पेनेट्रेशन उतरा ही नहीं है। ठीक है, ये कॉस्ट क्यों होता है? ड्यू टू द लो एम्पियरेज करंट और फास्ट ट्रैवल स्पीड और लो प्रीहीट। ठीक है, इसको रिपेयर कैसे करते हैं? यूजिंग द बैक गॉजिंग। बैक गॉजिंग क्या है? जो अभी ये अनदर साइड है आपका वेल्डिंग का। ठीक है, तो इसको फिर से भी प्रिपेयर करते हैं और इसको वेल्डिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं बैक गॉजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फ्यूजन और लैक ऑफ फ्यूजन। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन किसको बोलते हैं? ये भी अनदर साइड दिखाया है वेल्डिंग का, इसके अपोजिट साइड में बैक साइड में वेल्डिंग हो रहा है। ठीक है, वेल्डिंग होने के बाद पेनेट्रेशन तो आता है लेकिन जो रूट में प्रॉपर मेल्टिंग होना चाहिए वो मेल्ट होता नहीं। ये आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, ये प्रॉपरली मेल्ट नहीं हुआ, तो ये इसी को बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन, मतलब वो फ्यूज नहीं हुआ है प्रॉपरली जॉइंट। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखते हैं। वेल्ड जॉइंट where the deposited weld metal does not make a cohesive bond with the base metal known as the lack of fusion। ठीक है, इसी को lack of fusion बोलते हैं। अभी ये कॉज क्यों होता है? ड्यू टू द लो एम्पियरेज करंट, इलेक्ट्रोड एंगल, फास्ट ट्रेवल स्पीड, अनक्लीन बेस मेटल एंड टू शॉर्ट रूट गैप। ठीक है, आपका रूट गैप अगर टू शॉर्ट है मतलब बहुत कम बनाया है रूट गैप, ताकि ये दो जो बेस मेटल है वो बहुत नज़दीक में आपने फिटअप कर दिया तो ये प्रॉपरली पेनेट्रेट नहीं होगा, और पेनेट्रेट हो गया तो ये फ्यूज नहीं होगा ऐसे इधर। ठीक है, ये पिक्चर में दिखा रहा है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुआ है। अभी इसको रिवर्क कैसे करते हैं? वेर एवर लैक ऑफ फ्यूजन इज ऑब्जर्व द ग्राइंड ऑफ इट and reveal the same proper cohesive bond between the deposited metal and the base metal। ठीक है, इसको ग्राइंड ऑफ करने का जहाँ पर आपका प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुआ है और ग्राइंड ऑफ करने के बाद फिर से उसको वेल्डिंग करने का। नेक्स्ट है आर्क स्ट्राइक। इट इज़ अ लोकल वेल्ड ट्रायल बिफोर द वेल्डिंग ऑन द बेस मेटल ऑफ द नियर द वेल्ड जॉइंट। अभी वेल्डर समझो यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा है, अभी वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले वो चेक करता है कि वेल्डिंग मशीन प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं, तो वो कहीं पर तो ऐसे वेल्डिंग का टच करके देखता है, तो वो होता है बेस मेटल के ऊपर। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम आर्क स्ट्राइक। एक्चुअली एज पर स्टैंडर्ड ऐसा नहीं करना चाहिए वेल्डर ने। एक छोटा प्लेट होता है उसके ऊपर ट्रायल, उसी को ट्रायल प्लेट भी बोलते हैं, उसके ऊपर वो टेस्ट करता है कि वेल्डिंग चालू हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं, आर्क स्ट्राइक बोलते हैं उनको। ठीक है, तो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द वेल्डर केयरलेसनेस। ठीक है, एंड उसको कैसे रिपेयर करते हैं? वेयर एवर आर्क स्ट्राइक आर फाउंड ग्राइंडिंग और सैंडेड बाय द सेंटर व्हील एंड फाउंड डीप, अगर बहुत डीप मिल गया तो उसको डाइपेनेट्रेशन करना मस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या है? अ फॉरेन पार्टिकल इज एंट्रैप्ड इनटू द वेल्ड जॉइंट ड्यूरिंग द वेल्डिंग इज नोन एज स्लैग इंक्लूजन। वो एक्चुअल पिक्चर में वेल्डिंग होने के बाद ऐसा दिखते हैं। ठीक है, ये क्यों कॉज होता है? ड्यू टू द लो एम्पियरेज करंट एंड अगर बेस मेटल हमने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया
तो वो भी इंटरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बाय प्रॉपर क्लीनिंग एंड द प्री हीटिंग ऑफ द बेस मेटल, रिमूव द इंक्लूजन बाय ग्राइंडिंग एंड द वेल्ड अगेन। ये उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन दिया है कि स्लैग इंक्लूजन आएगा तो उसके ऊपर उसको रिवर्क कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इसको ग्राइंड ऑफ करने का और फिर से वेल्डिंग करने का। नेक्स्ट है टंगस्टन इंक्लूजन। अभी टंगस्टन इंक्लूजन ये टिक वेल्डिंग में ओकर होता है सिर्फ, ठीक है। टिक वेल्डिंग में जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो अगर ये समझो मेल्ट हो गया तो इसका जो मेल्टिंग का ड्रॉपलेट है वो वेल्डिंग में जाकर बैठ जाता है और वो टंगस्टन इंक्लूजन ऑकर करता है, ठीक है। देखिए, अ टंगस्टन पार्टिकल इज एंट्रैप्ड इनटू द वेल्ड जॉइंट, ठीक है। कॉस्ट क्यों होता है? ड्यू टू द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज अ स्मॉल टू हाई एम्पियरेज इलेक्ट्रोड डिप इनटू द वेल्ड पुल, ठीक है। द रिपेयर बाय द ग्राइंडिंग एंड द वेल्ड अगेन, ये उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैटर्स। स्पैटर्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेल्डिंग ऑन अदर टू बेस मेटल नियर द वेल्डिंग जॉइंट, ठीक है। ये अभी हमारा वेल्ड जॉइंट है और ये हमारा बेस मेटल 1 बेस मेटल 2, ठीक है। तो ये वेल्डिंग करते समय एक्सपेल हो जाते हैं कुछ पॉइंट जो मेल्टिंग मेटल से और बेस मेटल के ऊपर बैठ जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्पैटर्स, ठीक है। ये क्यों फॉर्म होते हैं? नॉर्मली हाई एम्पियरेज करंट, लो वेल्ड लेंथ, ठीक है। अगर वेल्डिंग का लेंथ थोड़ा सा कम है तो भी फॉर्म होते हैं, और नॉर्मली ये जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं SMAW प्रोसेस में, ठीक है, SMAW प्रोसेस में। उसको रिमूव कैसे करना है? कैन बी रिमूव बाय द चिपिंग टूल और द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आर्क क्रेटर्स। अभी आर्क क्रेटर्स इज द डिप्रेशन लेफ्ट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ वेल्डिंग रन। अभी आप यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करते हो, यहाँ तक आते आते आपने वेल्डिंग ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेशन, मतलब ये टर्मिनेशन पॉइंट है आपका, ठीक है, वेल्डिंग का। तो ये टर्मिनेशन पॉइंट पर ऐसा होल दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं आर्क क्रेटर्स, ठीक है। ये क्यों कॉज्ड होता है? कॉज्ड ड्यू टू द इनप्रॉपर वेल्डिंग टर्मिनेशन। अभी ये आधे में ही अगर वेल्डिंग छोड़ दिया, टर्मिनेशन अच्छे से नहीं किया, तो ऐसे आर्क क्रेटर्स आ सकते हैं। इफ़ नो क्रैक इज जनरेटेड इनटू द क्रेटर देन सिंपली फिल द क्रेटर एंड स्टार्ट वेल्डिंग। अगर इसमें अगर आर्क क्रेटर्स में आपको कोई क्रैक नहीं दिख रहा है तो इसको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट वेल्डिंग स्टार्ट करके आपको वेल्डिंग फिनिश करना है, यही उसका करेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैक्स। अभी क्रैक्स में ये इतना सारा कैटेगरीज किया गया है, ठीक है। अभी इसमें लॉन्जिट्यूडनल क्रैक्स, ट्रांसवर्स क्रैक्स, क्रेटर क्रैक, थ्रोट क्रैक, टो क्रैक, रूट क्रैक, उसके बाद क्रैक इन हीट अफेक्टेड जोन्स एंड द हॉट क्रैक, ठीक है। क्रैक क्या है? क्रैक इज द वेल्ड ब्रेकिंग लाइन फाउंड ऑन द वेल्डेड मेटल सरफेस, ठीक है। अभी ये आपका वेल्डेड मेटल है, ठीक है, ये वेल्डिंग किया है आपने, तो इसके बीच में कहाँ पर आपका ऐसा लाइन फॉर्म होता है जो वेल्डिंग को ब्रेक करता है, ठीक है। अभी ये इसका पोजीशन वाइज इन्होंने इसका टाइप्स बनाया है, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल क्रैक्स अलोंग द लेंथ होता है, ट्रांसवर्स क्रैक्स जो अलोंग द लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, क्रेटर क्रैक अभी पिछले हमने देखा जहाँ पर वेल्डिंग फिनिश होता है वहाँ पर एक पॉइंट बन के ऐसा क्रैक फॉर्म होता है तो उसको क्रेटर क्रैक बोलते हैं, थ्रोट क्रैक। अभी ये सब क्रैक हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर पोजीशन वाइज हर एक क्रैक डिफाइन किया है, तो ये देखिए ये हो गया टो क्रैक। टो क्रैक मतलब जहाँ पर आपका टो है वेल्डिंग का, तो उसके ऊपर अगर कोई क्रैक आता है, अभी टो है, ठीक है, तो इसके ऊपर कहीं पर भी क्रैक आ गया तो उसको टो क्रैक बोलते हैं। और वेल्डिंग के रूट में अगर कोई क्रैक आता है तो उसको रूट क्रैक बोलते हैं, ठीक है।
ट्रांसवर्स क्रैक देखो, जो लेंथ होता है वेल्डिंग का, ये अभी लेंथ होगा तो इसको परपेंडिकुलर जो क्रैक आता है उसको ट्रांसवर्स क्रैक बोलते हैं। और अगर वेल्डिंग के साइड में जो हीट अफेक्टेड जोन है, इसमें अगर कोई क्रैक डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन क्रैक। ठीक है, अदर डिफेक्ट्स भी यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे गैस पोरोसिटी, स्पैटर्स, स्लैग एंट्रैपमेंट, अंडर कटिंग, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ओवरलैप। उसके बाद ये प्रॉब्लमेटिक माइक्रोस्ट्रक्चर, ये तो अभी नहीं है इसमें, HAZ क्रैकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये बस आपको विजुअलाइजेशन के लिए दिया है सब डिफेक्ट्स एक ही जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट है पोरोसिटी। ठीक है, अभी पोरोसिटी क्या है? अ गैस एंट्रैप्ड होल्स ऑन द सरफेस ऑफ वेल्ड। ठीक है, अगर आप वेल्डिंग करते समय उसमें कुछ गैस एंट्रैप्ड हो गया और वो वेल्डिंग कूल होते समय अगर वो गैस ऊपर निकल गया तो वो ऐसे गैस कैविटी फॉर्म करता है, जैसे पिक्चर में दिखाया है। इसी को बोलते हैं गैस पोरोसिटी। ठीक है, अगर ये सिंगल एक एक होल्स है तो इसको बोलेंगे हम गैस पोरोसिटी नॉर्मल। और अगर बहुत सारे ऐसे 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 जगह जगह पर पोरोसिटी आ गया तो उसको बोलते हैं हम क्लस्टर पोरोसिटी। ठीक है, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? प्रीहीट में एलिमिनेट द पोरोसिटी। वेल्डिंग करने से पहले वेल्ड जॉइंट को प्रीहीट कर लेना चाहिए तो पोरोसिटी फॉर्म नहीं होता है। इसका रिवर्क कैसे करते हैं? रिवर्क बाय द ग्राइंडिंग एंड द रीवेल्ड वेयर एवर नीड्स। ठीक है, अभी यहाँ पर पोरोसिटी है तो इसके ऊपर इसको ग्राइंडिंग से निकाल देने का, जितना डिप पर है उतना डिप के ऊपर, और उसको फिर से वेल्डिंग करने का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।